वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो गाइस, हम इग्नू एमए सोशियोलॉजी की आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए उसकी सीरीज कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के एग्जाम जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट के चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करूँ, ये वीडियो इग्नू एमए सोशियोलॉजी प्लस पॉल साइंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोनों स्टूडेंट के लिए कॉमन है। दैट इज MPS 3 इंडियाज डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब ये पॉल साइंस वाले बच्चों का भी पेपर है, ये आपके सोशियोलॉजी में भी सब्जेक्ट दे रखा है। वीडियो ज़्यादा अभी सुबह से आप लोग वेट कर रहे हो, आई नो, सो सॉरी फॉर द डिले। एज आई इन्फॉर्म, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से वीडियो में डिले हो रही है, और बट कोशिश की जाएगी। टाइम है, 3-4 दिन है, पिछले एग्जाम की तरह नहीं होगा कि बिल्कुल लास्ट के 1-2 दिन में हम लोग करेंगे। अभी कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की विद टाइम। अब बात की जाएगी, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो आपके फरवरी 2021 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, वीडियो डिले होने के वैसे बहुत कारण थे। आज पहला रीजन हेल्थ इशू, कंटेंट नहीं रेडी हो पाया था रात में प्रॉपर, सुबह भी थोड़ा टाइम लग गया। अभी 2 क्वेश्चंस मैंने 2 टॉपिक रेडी किए हैं, आप लोगों को भी करा दूंगी बैक टू बैक वीडियोस देके। उसके अलावा एक जुगाड़ से मैं वीडियो बनाती हूँ, लाइक ये नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये नोटबुक रखी हुई है सपोर्ट के लिए। यहाँ पे बोर्ड यूज़ करती हूँ मैं, जिसपे मैं नोटबुक रखती हूँ, एंड देन ये जो फ़ोन होता है ये एक स्टडी टेबल पे मैं इस तरीके से रख के वीडियो बनाती हूँ। ऑल्दो आई हैव ट्राइपॉड एंड एवरीथिंग, बट वो सेटिंग ही नहीं बैठ पाती इस तरीके से, बट तो हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। अब मेरा ये जुगाड़ खो गया था आज, मैं बहुत देर से टेबल फाइंड आउट करके मैं थक गई। ठीक है, तो और ये टेबल जो थी वो मुझे नहीं मिल रही थी जिसपे, और हाथ से मैंने कोशिश की, एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी मैंने, तकरीबन 1.5 मिनट तक रिकॉर्ड की, बट वो इतना हिल रहा था, मुझे लगा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा समझने में, स्क्रीन ही नहीं दिखेगी ढंग से। तो फाइनली ये चीज़ आंखों के सामने होती है, दिखती नहीं है, तो ये बहुत ही प्यारी जगह मुझे जाके टेबल मिली, एंड देन आई एम शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन टेंशन एरियाज इन सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्ट 11 में आपका सेंटर स्टेट रिलेशन की बात की गई है। थोड़ा सा सुन लो, फिर ये सारा जितना भी लिखा है मैं पूरा वर्ड टू वर्ड आपको बताऊंगी। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करूं, देखो सेंटर में एक गवर्नमेंट होती है, स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है। अगर मैं बात करूं सेंटर में, हमें सबको पता है पार्टी का नाम क्या है, बीजेपी। स्टेट में सबकी स्टेट में अलग अलग सरकार है। ठीक है, यूपी में हम बात करें तो यूपी में बीजेपी है, दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। हर स्टेट में अभी अलग अलग सरकार है। बहुत सी जगह पे हो सकता है बीजेपी की गवर्नमेंट ही हो, और बहुत सी जगह पे हो सकता है डिफरेंट गवर्नमेंट भी हो। देखो, जब सेम गवर्नमेंट होगी तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आप मेरी ही पार्टी के लोग हो, मेरी ही पार्टी चल रही है, तो हम लोग कोलैबोरेट करेंगे, समझेंगे, बिकॉज पार्टी की बात है, पार्टी की इमेज की बात है। लेकिन जहां पे दूसरी गवर्नमेंट होगी, दूसरी पर्टिकुलरली पार्टी जिस भी स्टेट में रूल कर रही होगी, वहां प्रॉब्लम आएंगी, वहां कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगी। तो कैसे ये सिस्टम इवॉल्व हुआ, कैसे हम चाहते हैं कि आप सारी पावर सेंटर को ना दो, स्टेट्स गवर्नमेंट को भी पावर दो, बिकॉज अगर वहां कोई और गवर्नमेंट है और हम कोई और पार्टी है तो हमारे अकॉर्डिंग तो काम ही नहीं हो पाएगा। फिर सारी पावर मेजर डिसीजन सेंटर के हाथ में होंगी तो चीजें मैनेज नहीं होंगी। तो देखो, जब तक 1967 की बात करें ना, तब तक ऑल ओवर पार्टी देखा जाए तो वन पार्टी डोमिनेंस थी, एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी। मेजरली एक छोटी छोटी रीजनल स्टेट लेवल पे पार्टीज थी, बट जो डोमिनेंस था वो किसका था, वो कांग्रेस पार्टी का था। उसके बाद जब धीरे धीरे स्टेट में अलग अलग पावर हमें देखने को मिली, जब अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकार बन रही थी, अलग अलग लोग जीत रहे थे, अलग अलग पार्टी जीत रही थी, तब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वो पार्टी जीतने के बाद भी हारा हुआ फील कर रही थी, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि भाई हम अपनी मनमर्जी तो चला ही नहीं सकते। ज्यादातर पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, वी हैव वेरी लेस पावर, और हमें अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से एरियाज थे जिनमें उन्हें प्रॉब्लम लग रही थी कि अगर इस तरीके से काम चलेगा तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हमारे हिसाब से तो काम ही नहीं चल पाएगा। तो इन चीजों को स्टेट को भी क्या चाहिए था, राइट चाहिए था, पावर चाहिए थी। स्टेट को भी ऑटोनॉमी चाहिए थी, इतनी फ्रीडम चाहिए थी कि वो अपने जो एरिया में जो पार्ट आ रहा है, मतलब जिस स्टेट की उन्हें रूलिंग कर रही है, एटलीस्ट वहां के लिए तो कुछ मेजर डिसीजन स्टेट के हाथ में होने चाहिए। ये टॉपिक देखा जाए तो हम तो इसको बहुत मल्टीपल एस्पेक्ट में डिस्कस कर सकते हैं, बट इसकी डिस्कशन थोड़ी सी लिमिटेड आंसर तक रखेंगे। ठीक है, इसको आप आज की फॉर्म में भी कनेक्ट कर सकते हो, आज क्या चीजें हैं, क्या थी और क्या बदल गया। लाइक प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग आया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो नीति आयोग में अब नाम ही नहीं बदला है सिर्फ, बहुत सारी चीजें भी बदली हैं, लेकिन नीति आयोग में एक जो मेजर चेंज किया गया इसको बदलने के बाद, यहाँ पे हमने स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी है, स्टेट को भी पार्टिसिपेशन दिया है कि यू कैन डिस्कस इन द प्लानिंग कमीशन, आप प्लानिंग बनाने में डिस्कस कर सकते हो। उस समय पे लोगों को प्रॉब्लम, स्टेट्स को प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई आपने तो फाइनेंस कमीशन, जो कि फाइनेंस सेट करती है, इन सब चीजों की बात करती है फाइनेंसेस की, उससे भी ज्यादा पावर प्लानिंग कमीशन को दे दी। और प्लानिंग कमीशन तो एक एग्जीक्यूटिव की बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसके हेड हमें पता है कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसे तो प्लानिंग तो ये अपने हिसाब से सेंट्रलाइज प्लानिंग करेंगे, और जिस हिसाब से सेंटर चलाना चाहेगा उस हिसाब से चीजें चलेंगी। तो इस वजह से लोग प्लानिंग कमीशन की पावर कम करना, इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की भी बात कर रहे थे। क्लियर?
तो ये बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, तो यही सेंटर स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट के टेंशन के कारण थे। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है, एग्जामिन करो द टेंशन एरियाज इन द सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप सीधे टेंशन एरियाज आंसर में नहीं फेंक सकते कि ये बस टेंशन एरियाज हमने लिख दिया और काम खत्म। आप पहले बैकग्राउंड सेट करोगे, आप पहले बातें समझाओगे। क्या बताएंगे हम लोग कि आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑपरेट्स एज परसीव्ड एंड डिजायर्ड बाय द नेशन बिल्डर्स। जो भी नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, शासन व्यवस्था चल रहा था, वो किसके हिसाब से चल रहा था? उस तरीके से जिस हिसाब से नेशन बिल्डर ने सोचा, और फाउंडिंग फादर जो थे नेशन के, उनके हिसाब से। सेंटर और स्टेट के बीच में देखो 47 से 67, आज़ादी के बाद से लेके 67 तक बहुत प्यारा रिलेशन रहा, क्योंकि ये जो एरा था, ये जो टाइम पीरियड था, ये वन पार्टी डोमिनेंस था, एक ही पार्टी की डोमिनेंस चल रही थी, जिसमें आईएनसी जो थी वो कंप्लीट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जो थी वो रूल कर रही थी, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी। ऑब्वियस बात है, जब मेरा ही रूल है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। लेकिन 1968 के इलेक्शन में हमने देखा 9 स्टेट गॉट डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट, अलग 9 स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट आई। सो स्टेट गवर्नमेंट डिमांडेड ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कहा भैया हमें तो फ्रीडम चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए। और जो बहुत एक्स्ट्रा सेंट्रलाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब सारी पावर, सारे डिसीजन ऐसा लग रहा है यहीं से आ रहे हैं और कहीं डिसीजन ही नहीं है कुछ भी, तो वो चीज क्या करनी पड़ेगी, वो चीज कम करनी पड़ेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या डिमांड रखी, उनको क्या क्या प्रॉब्लम थी। देखो जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा, जो एरिया थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, वही तो टेंशन एरियाज होंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ एरियाज के नाम लिखे हैं, मैंने यहाँ नाम लिखे हैं, आप चाहो तो देखो इनको एक एक दो दो लाइन एग्जाम में एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बिकॉज मैं बोल के बता दूंगी आपको क्या क्या पॉइंट है, बट यहाँ लिखना कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों को। टेंशन एरिया में हमारा पहला पॉइंट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। गवर्नर को अपॉइंट करना और गवर्नमेंट को हटाना किसके हाथ में है? उसको हटाना है आपके प्रेसिडेंट के हाथ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चीजें हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से अगर गवर्नर काम नहीं करता तो प्रॉब्लम। गवर्नर अपने हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट पूरे सीएम और उनकी पूरी टीम को ही डिसफंक्शन कर देते थे। तो ये चीज जो थी ये प्रॉब्लमेटिक थी। ऐसे में स्टेट कैसे अपने हिसाब से काम करेगा? उसको जब गवर्नर सेंटर के हाथ की कठपुतली है तो गवर्नर स्टेट्स जो गवर्नमेंट है उनको भी कठपुतली बना देगा, क्योंकि उनको गवर्नर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी। डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर, यही कहा जा रहा था कि जब गवर्नर को आप अपॉइंट करेगी, क्या गवर्नर को अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उन्हीं की तो जी हुजूरी बजाएंगे, उनको भी तो सत्ता में, उन पावर में रहना है भैया, सीट चाहिए, कुर्सी बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उनको वो क्या करेंगे, वो भी तो जी हुजूरी पार्टी की बजाएंगे। सॉरी। द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, बात बात पे जब आप प्रेसिडेंट रूल लगाते हो तो हमसे भी तो पूछो। देखो कनेक्टेड चीजें हैं, प्रेसिडेंट रूल की बात है, और आप जब सेंट्रल फोर्सेस लगा देते हो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, हमसे नहीं पूछा, जरूरत है नहीं है, किस हिसाब से काम होना है, आपने अपनी मर्जी से डिप्लॉय कर दी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एरिया था कि यहाँ पे हमारी भी, हम स्टेट है, हमारी भी तो कुछ मनमर्जी चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए स्टेट कुछ बिल थे, आपने क्या कर लिया, आपने उन्हें रख लिया कि भैया प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके बिल पास ही नहीं हो पाया। फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, प्रॉपरली अच्छे से एलोकेशन नहीं हो पा रही है, जरूरत के हिसाब से फाइनेंस नहीं मिल पा रहा है। नीति आयोग का रोल, ऑल्दो नीति आयोग उस समय पे क्या था, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन का रोल जो था माना जा रहा था इसको फाइनेंस कमीशन से भी ज्यादा पावर दी जा रही है, और प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और एग्जीक्यूटिव जो हेड है वही तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से पीएम से ही तो गवर्नमेंट है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हीं के हिसाब से चल रही है। तो ये कहाँ से फेयरनेस और कहाँ से प्रॉपर डिवीजन वाली बात यहाँ पे हो पाएगी, क्योंकि स्टेट्स को तो आप इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हो डिस्कशन के लिए। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहा गया भैया ये आईएएस आईपीएस और ये जो भी हैं, ठीक है, जो भी, बल्कि स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम होते हैं, आप बन तो रहे हो डीएम वगैरह, आपने जैसे किसी भी जगह से आप सेलेक्ट हो गए, लेकिन आपको ड्यूटी बजानी है वो आईएएस आईपीएस के अंडर, आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी है। तो यहाँ से फिर अल्टीमेटली गड़बड़ हो रही है। तो ये पोस्ट भी लोगों ने बंद करने की बात की कि ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पॉलिटिकल पर्पज के लिए यूज करने की बात। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशन अगेंस्ट सीएम, मतलब अगर सीएम के लिए इंक्वायरी कमीशन बिठा रहे हो, उसमें कौन कौन हेड रहेगा, अगर उसमें भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग बिठा दोगे तो अल्टीमेटली वो इंक्वायरी कमीशन किस बात की हुई, वो तो डिसीजन क्लियर कट बायस ही आएगा। शेयरिंग फाइनेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में फंड किस तरीके से बटेंगे, ये काम फाइनेंस कमीशन करती है, ठीक है। तो किस तरीके से ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसको कितना कितना अमाउंट मिलेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स थी जो थी कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज थे।
उसके बाद देखो बहुत सारी कमीशंस आई हैं, मैंने एक दो यहाँ पे मेंशन करी बिकॉज मैं सारी करती तो ये टॉपिक ही कुछ और हो जाता। तो आपको भी एग्जाम में मैंने वैसे एक दो कमीशन एक्सप्लेन कर दी हैं, आप चाहो तो इनके शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट जितने याद रह जाए उतने लिख सकते हो, बाकी आप इनका नाम यूज कर देना। सारी कमीशन देखूंगी, अगर कभी और किसी क्वेश्चन में यूज हुई तो मैं वहां पे भी कर दूंगी एक्सप्लेन। पहली है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अब ये कमीशन जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, इतनी सारी बातें थी, तो 1966 में बनाई गई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कि भैया हमें प्रशासन में कुछ रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो किसकी कौन चेयरमैन थे? मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। बाद में हमने के हनुमंतिया को इसका चेयरमैन बनाया। अब यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दी। देखो रिकमेंडेशन का मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें आ गई, इस कमीशन ने बोला कि ये चीजें होनी चाहिए। जो अभी मैंने आपको अभी ऊपर प्रॉब्लम एरियाज डिस्कस करे, तो ऑब्वियस बात है कमीशन भी वही ऑब्जर्व करेगी ना कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है। तो कमीशन ने भी ऐसे ही आपको क्या दिए, कुछ सजेशन दिए कि भैया इंटरस्टेट काउंसिल बना लो, जो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 263 में लिखी है। तो बोला भैया अंडर संविधान के अंदर आर्टिकल 263 के अंदर जाके आप क्या बनाओ, इंटरस्टेट काउंसिल बनाओ। प्लस आप ऐसे इंसान को गवर्नर बनाओ जिसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है लाइफ का, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, इन सब चीज़ों का, और वो थोड़ा सा मतलब क्या एक तरीके से फेवरिज्म वाला काम नहीं करेगा, वो एक ही टिल्ट में एक ही फ्लो में जाकर डिसीजन नहीं लेगा, ऐसा गवर्नर अपॉइंट करो। इसने बोला कि आप पावर को डेलीगेट करो स्टेट तक भी। डेलीगेट मतलब क्या होता है, एक पर्सन एक सुपीरियर है, उसके नीचे कोई और काम कर रहा है तो वो पावर दे रहा है, आगे फर्दर डेलीगेट कर रहा है। तो आप अपने तक सारी पावर मत रखो, स्टेट्स में भी थोड़ी थोड़ी पावर जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो फंक्शन और ऑपरेट। अगली बात इन्होंने क्या बोली, अगली बात बोली कि आप जो है जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, स्टेट को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा दो, सो दैट वो सेंटर पे कम डिपेंड रहे। अदरवाइज उन्हें कुछ भी चाहिए, उन्हें बार बार सेंटर से मांगने आना पड़ रहा है। दो चीजें आप दे रहे हो, चार चीजों के लिए आप मना कर रहे हो। तो अगर स्टेट के पास अपना फंड होगा तो वो अपने हिसाब से चीजें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्स इन द स्टेट ऑन देयर रिक्वेस्ट और अदरवाइज, जब बहुत ही जरूरत हो या जब स्टेट रिक्वेस्ट करे तभी वहां पे फोर्स डिप्लॉय करो, अपनी मनमर्जी से फोर्स डिप्लॉय वहां पे मत करो। लेकिन इस कमीशन की एक भी रिकमेंडेशन, एक भी बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं मानी, पूरी तरह कर दिया खारिज। इसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जो थी राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी के हेड कौन थे? पीवी राजमन्नार, तभी इसका नाम राजमन्नार कमेटी रखा। 1971 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस कमेटी ने भी कई मतलब बहुत हद तक जो आपकी पिछली कमेटी रही एआरसी, उससे थोड़ा सा ये क्या रखते थे, ताल्लुक रखते थे, उससे वाकिफ रखते थे कि यस उस कमीशन ने जो बातें बोली हैं वो काफी हद तक सही हैं। तो इन्होंने अपनी क्या क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने भी बोला भैया इंटरस्टेट काउंसिल होनी चाहिए, फाइनेंस कमीशन को पावर जो है वो थोड़ी दो, आपने प्लानिंग कमीशन जो है उसको बिल्कुल ही हटा दो। इन्होंने बोला एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करो, बिकॉज जब आप स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करते हो ना, तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट में कोई एक संस्था बनाई गई, पार्लियामेंट ने मिलकर कोई एक बॉडी बनाई। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है। अच्छा, जो बच्चे भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम जिन लोगों ने फिल कर रखे हैं, तो आपको तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा। मतलब आप शायद इस सब्जेक्ट को बिना पढ़े भी लिखने जाओ, अगर मेंस की तैयारी करी है तो आप काफी आंसर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, बाकी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि कुछ कितने ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने देखा प्लानिंग कमीशन की बात, स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट करने की बात बोली, बिकॉज स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट होगी तो पार्लियामेंट में सॉरी डिस्कशन होगी, और हम लोग देखेंगे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोग मिलके डिस्कस करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट यहाँ पे हमारे सामने आएंगे। प्लस जो प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग मेजर आर्टिकल हैं, आर्टिकल 356, 357 और 365, वो क्या इमरजेंसी के केस में प्रेसिडेंट रूल लगता है। तीन टाइप की आपकी इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ आइटम इन द स्टेट लिस्ट, आपको पता है तीन टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और अंदर पार्ट जाता है रेसिड्यूरी लिस्ट। इन्होंने बोला कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट बढ़ाओ, हमें पावर दो, हमारे पास भी कुछ टॉपिक्स दो, कुछ मैटर्स दो, कुछ फंक्शंस दो जिन पे हम काम अच्छे से कर सकें। प्लस इन्होंने बोला कि जो रेसिड्यूरी पावर है जो आज की डेट में किसके पास होती है, देखो यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट जिन पे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट देखेंगी चीजें, कॉन्करेंट लिस्ट में वो जिनमें यूनियन और स्टेट दोनों का रोल है, और आपके रेजिडरी लिस्ट में जितने भी आइटम गए, मतलब जो यहाँ तीनों में कहीं कवर नहीं हो रहे हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। लेकिन इस पर्टिकुलर राजमन्नार कमेटी ने बोला था उस टाइम पे कि वो पावर आपको स्टेट को देनी चाहिए। आईएएस आईपीएस पे क्लियर कट बैन लगा दो। ये सब बातें अलग अलग कमेटी कर रही थी। ये क्यों कर रही थी? क्योंकि सेंटर और स्टेट पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तब भी था और आज भी है।
ठीक है, तब भी था और आज भी है। इसके बाद कुछ सरकारी कमीशन, पुंची कमीशन, ऐसी और कमीशन आई हैं रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। आज भी अगर आप बात करो, दिल्ली को क्या बनाने की बात की जा रही है, दिल्ली को यूटी से हटा के स्टेटहुड की डिमांड की जा रही है बाय द रीसेंट गवर्नमेंट। रीसेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज यूटी है तो ऑब्वियस बात है सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है। हर पर्टिकुलर जगह को यूटी बनाने के अपने अलग अलग रीजंस होते हैं, ठीक है। तो अभी वी आर नॉट डिबेटिंग ऑन दैट कि यूटी है नहीं है, स्टेट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। बट ये गवर्नमेंट तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आज भी रहते हैं, सेंटर स्टेट में भी डिस्प्यूट होते हैं, सेंटर स्टेट भी नहीं एग्री करती है, अलग अलग गवर्नमेंट है तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम आती है। कई बार स्टेट स्टेट में प्रॉब्लम आती है, भैया आपने पानी बंद कर दिया, आप पानी नहीं भेज रहे हो, ठीक है। ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को लेके भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गए या आपके सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गए, इनको डील करने की हमारे पास डायरेक्ट पावर जो है वो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इनसे क्या करता है, डील करता है। बाकी तो हमने कुछ देखो जोनल काउंसिल्स बनाई है, हमने वाटर डिस्प्यूट को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल बना दिया, हमने एनजीटी को लेकर अलग ट्रिब्यूनल बना दिया कि भैया अलग अलग टॉपिक जो है वो अलग अलग जो अथॉरिटीज हैं वो डील कर लेंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं और चलते रहेंगे जब तक दो अलग अलग पार्टीज हैं, दोनों अलग अलग पावर शो करने की बात कर रही हैं, दोनों अलग अलग अपोजिशन में है, कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में है, तो डिस्प्यूट होना, टेंशन होना इज वेरी ऑब्वियस। तो ये क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास ये सारा कंटेंट है लिखने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और अब क्वेश्चन सीक्वेंस में ना करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिस पे करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।